तो आइए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध साहित्य की महत्ता का तीसरा अंश शुरू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कभी कभी कोई समृद्ध भाषा अपने ऐश्वर्य के बल से दूसरी भाषाओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेती है। जैसे जर्मनी, रूस, इटली आदि देशों की भाषाओं पर फ्रेंच भाषा ने बहुत समय तक अधिकार किया था। स्वयं अंग्रेजी भाषा भी फ्रेंच और लैटिन भाषाओं के दबाव से नहीं बच सका। कभी कभी यह दशा राजनीतिक प्रभुत्व के कारण उपस्थित हो जाती है और विजित देशों की भाषाओं को विजेता जाति की भाषा दबा देती है। तब उसके साहित्य का उत्पादन यदि बंद नहीं हो जाता तो उसकी वृद्धि की गति मंद जरूर पड़ जाती है। यह अस्वाभाविक दबाव सदा नहीं बना रहता। इसी प्रकार की दबी या अधपतित भाषाएं बोलने वाले जब होश में आते हैं तब वे इन इन अनैसर्गिक आच्छादन को दूर फेंक देते हैं। जर्मनी, रूस, इटली और स्वयं इंग्लैंड के चिरकाल तक फ्रेंच और लैटिन भाषाओं के मायाजाल में फंसे रहे। जब समय आया तब उस जाल को उन्होंने तोड़ डाला। अब वे ही अपनी भाषा के साहित्य की अभिवृद्धि करते हैं। कभी भूल कर भी विदेशी भाषाओं में ग्रंथ रचना करने का विचार नहीं करते। बात यह है, अब आते हैं उनके जो मेन पॉइंट पर। बात यह है कि अपनी भाषा का साहित्य ही स्वजाति और स्वदेश की उन्नति का साधक है। विदेशी भाषा का चूड़ांत ज्ञान प्राप्त कर लेने और उसके महत्वपूर्ण ग्रंथ रचना करने पर भी विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो सकती और अपने देश को विशेष लाभ नहीं पहुंच सकता। लेखक कहता है, अपनी माँ को निस्सहाय, निरुपाय और निर्धन दशा में छोड़कर जो मनुष्य दूसरे की सेवा शुश्रूषा में रत रहता है, उस अधम की कृतघ्नता का क्या प्रायश्चित होना चाहिए, इसका भली भांति निर्णय तो कोई मनु अथवा याज्ञवल्क्य ही कर सकता है। तो इस पैराग्राफ में लेखक ने भाषा की बात की है। भाषा हर भाषा भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए होती है, परंतु बीच बीच में ऐसा भी समय आता है जब कोई एक भाषा दूसरी भाषाओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेती है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक भाषा दूसरी भाषा पर अपने दबदबा जमा लेती है। मतलब एक जो बड़ी भाषा है वह भाषा छोटी भाषाओं पर या कम चलने वाली भाषाओं पर अपना जो प्रभुत्व स्थापित कर लेती है। तो होता क्या है, जो बड़ी भाषा अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेती है उसी भाषा के शब्द छोटी भाषाओं में चलने लगते हैं और होता यह है कि ऐसा समय आने पर जो छोटी भाषा है उसमें साहित्य रचना बंद सी हो जाती है। इसलिए लेखक यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि पहले ज़माने में जर्मन, रूस और इटली और इंग्लैंड अंग्रेजी भाषा भी एक दिन ऐसा था कि फ्रेंच और लैटिन भाषाओं के सामने दब गई थी। वह कभी राजनीतिक प्रभुत्व के कारण उपस्थित हो जाती है। जैसे राजनीति के चलते या दूसरे देशों में जो शासक बन बैठते हैं, एक देश के लोग दूसरे देश में शासक बन करके बैठे रहते हैं। ऐसी दशा में क्या होता है, शासक लोगों की भाषा, जो लोग शासन करते हैं उनकी भाषा जो शासित हैं उनकी भाषाओं पर विजित हो जाती है, मतलब प्रभुत्व स्थापित कर लेती है। लेकिन यह प्रभुत्व सब दिन के लिए नहीं होता, समय बदलता है। ऐसा समय आता है कि एक दिन जो भाषा नीचे दबी हुई होती है वह भाषा भी ऊपर उठती है और आगे चल करके उसमें भी साहित्य का निर्माण होने लगता है और फिर उस जिस मायाजाल में फंसे रहते हैं उस मायाजाल को लोग तोड़ डालते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देते हुए कहता है लेखक, जर्मनी, रूस, इटली और स्वयं इंग्लैंड चिरकाल तक फ्रेंच और इटली भाषाओं के मायाजाल में फंसे रहे। जब समय आया तब उस जाल को उन्होंने तोड़ डाला। मतलब समय जरूर आता है, हर भाषाओं का समय जरूर आता है। वह भाषा ऊपर उठती है और अपनी ही भाषा में वह साहित्य लिखना चालू हो जाता है।
लेखक यहाँ पर एक बात पर इशारा करता है कि हमें भी अपनी मातृभाषा में ही कुछ साहित्य लिखना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं ना मैं अंग्रेज़ी ज़्यादा आती है और मैं अंग्रेज़ी में ही हमेशा बोला करता हूँ, हिंदी बोलने में मुझे शर्म आती है। यह बात अक्सर देखा जाता है और लोग अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग भी करते हैं और अंग्रेज़ी साहित्य पढ़ते हैं और अंग्रेज़ी साहित्य लिखते हैं। तो उन पर अपना गुस्सा निकालते हुए लेखक कहना चाहता है कि विदेशी भाषाओं का चूड़ांत ज्ञान प्राप्त कर लेने और महत्वपूर्ण ग्रंथ रचना करने पर भी विशेष सफलता नहीं हो सकती और अपने देश को विशेष लाभ नहीं पहुंच सकता। लेखक कहता है कि आप भले ही अंग्रेजी में पंडित बन जाएं, अंग्रेजी के ग्रंथ लिखने लगें, लेकिन उससे अपने देश को कोई लाभ नहीं मिलने वाला और वह तो ऐसी दशा हो गई जैसे हम अपनी माँ को निस्सहाय, निरुपाय और निर्धन अवस्था में छोड़ दें और दूसरे की माँ को हम सेवा और शुश्रूषा में लग जाएं, तो यह ठीक नहीं है। इससे क्या होगा? इससे हम अपनी माँ को, अपनी मातृभाषा को निरुपाय अवस्था में, निस्सहाय अवस्था में हमने छोड़ दिया, जिससे लेखक कहता है कि उस अधम की कृतघ्नता का क्या प्रायश्चित होना चाहिए, इसका भली भांति निर्णय तो कोई मनु अथवा याज्ञवल्क्य ही कर सकता है। मतलब यह जो व्यक्ति अपनी मातृभूमि को छोड़ करके, अपनी मातृभाषा को छोड़ करके दूसरी की मातृभाषा में अपना साहित्य या रचना किया करता है, तो वह एक कृतघ्न व्यक्ति है। कृतघ्न कहने से जो या जिसने हम पर कृपा करके, दया करके हमको पाला पोसा बड़ा किया, उसी पर जुल्म करना, यह है कृतघ्नता। तो हमारी अपनी मातृभाषा में ही हमने छोटे से बड़े होने तक उसी का प्रयोग किया और उसी भाषा ने हमें छोटे से बड़े किया। फिर आज ऐसा हो गया कि हम लोग अंग्रेजी की या किसी दूसरे विदेशी भाषाओं की सेवा करते हैं, हम अपनी मातृभाषा की सेवा नहीं कर सकते, तो हम भी कृतघ्न व्यक्ति कहलाएंगे। और इसका जो दंड है, हम दंड के अधिकारी हो जाएंगे और इसका जो दंड है कोई भगवान ही उसका दंड दे सकता है, ऐसा लेखक कहता है। और अंत में लेखक कहता है, मेरा यह मतलब कदापि नहीं है कि विदेशी भाषाएं सीखनी नहीं चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। लेखक कभी मना नहीं करता कि विदेशी भाषाएं मत सीखो। आवश्यकता, अनुकूलता, अवसर और अवकाश होने पर हमें एक नहीं अनेक भाषाएं सीखकर ज्ञान अर्जन करना चाहिए। द्वेष किसी भी भाषा से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने देश का, अपनी जाति का उपकार और कल्याण अपनी भाषा के साहित्य की उन्नति से हो सकता है। ज्ञान, विज्ञान, धर्म और राजनीति की भाषा सदैव लोक भाषा ही होनी चाहिए। अतएव अपनी भाषा के साहित्य की सेवा और अभिवृद्धि करना हमारा परम धर्म है। तो इस अंतिम पैराग्राफ में लेखक हमें समझाना चाहता है कि सभी भाषाएं सीखो, परंतु अपनी भाषा में साहित्य की रचना करो, अपनी भाषा में साहित्य की सेवा करो। भाषाएं सीखना कोई गलत बात नहीं है। जहाँ पर आवश्यकता हो, अनुकूलता हो, अवसर और अवकाश पाने पर एक नहीं अनेक भाषाएं सीखो। सब भाषा सीखने से लाभ यह होगा कि सभी भाषाओं में जो कुछ साहित्य है, जो कुछ कहानी, निबंध या नाटक या उपन्यास है, सब आप लोग पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे। जानना कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, परंतु एक बात लेखक यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहता है कि जब आप कुछ लिखना चाहें या जब कुछ साहित्य बनाना चाहें, तो अपनी मातृभाषा में ही साहित्य की सेवा कीजिए और उसकी अभिवृद्धि कीजिए। यही लेखक कहना चाहता है। तो इस तरह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य की महत्ता के बारे में बखान किया है। इसमें कुल मिलाकर 6-7 पैराग्राफ है, जिसका पहला पैराग्राफ में साहित्य क्या है इसके बारे में बताया गया। दूसरा जो पैराग्राफ है
साहित्य और समाज किस तरह से एक दूसरे के आईने के समान हैं उसको बताया। तीसरा में हमारे लिए साहित्य का क्या वैल्यू है उसके बारे में बताया गया। चौथा जो है साहित्य की शक्ति कितनी है, किस तरह वह तोप बम तलवार की गोलों से भी ज़्यादा शक्तिमान है उसके बारे में बताया। और आगे भाषा के बारे में बताते हुए भाषा की दबदबा किस तरह दूसरी भाषाओं में होता है इस तरह बताया गया। और अंतिम पैराग्राफ में मातृभाषा में साहित्य सेवा या मातृभाषा में साहित्य रचना करना तथा मातृभाषा प्रेम के बारे में हमें बताया। यह सब आप लोग इस पाठ को बार बार सुनेंगे पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ है। इसी पाठ से बार बार परीक्षा में प्रश्न आया करते हैं। आप लोग इस वीडियो को बार बार रोकें, बार बार समझने का प्रयास करें और मुझे आशा है कि इस पाठ से आने वाले प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप लोग कर पाएंगे। धन्यवाद।